हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे। जब किसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा रहता है तो उसे प्योर इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया है। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है जो कि V = Vm sin ओमेगा t है, जिसके कारण यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमारा एक इंडक्टर L लगा हुआ है। तो फेराडे के नियम के अनुसार जब हम यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, और जब ये करंट इस कॉइल से होके जाएगा तो इस कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगी, जब वो फ्लक्स इस कॉइल को कट करेगी तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा, और उस EMF के कारण यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट क्या करेगा, इस मेन करंट में जो चेंजेस होगा उस चेंज को होने से रोकेगा। मतलब इस करंट में, जैसे हम AC सप्लाई की बात करें तो AC सप्लाई में क्या होता है, हमारा करंट का मान बढ़ता है फिर घटता है। इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसके मान को बढ़ने या फिर घटने से रोकेगा। तो यहाँ पे फेराडे ने कहा था कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी वो होगा -L di/dt। अब यहाँ पे जो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस मेन करंट का ओपोज करेगा। तो यहाँ पे ये जो EMF इंड्यूस होगा वो इस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं V = EMF इंड्यूस EMF, पर ये जो EMF इंड्यूस होगी ये माइनस पोलैरिटी की होगी, और क्योंकि ये इसका ओपोज करेगी, जो मेन वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इसके जस्ट ओपोजिट पोलैरिटी की होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो V = EMF की बात करें तो EMF की वैल्यू हमारी -L di/dt। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा V = L di/dt। अब जैसे कि इसकी बात करें, हमारी ये इक्वेशन हो गई V = L di/dt। यहाँ पे V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है जो कि होगा हमारा Vm sin ओमेगा t = L di/dt। यहाँ से हम dt को इस साइड भेज देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा Vm sin ओमेगा t dt = L di हो जाएगा। फिर अगर हम इस L को इस साइड भेज दें तो हमारा यहाँ से di क्या होगा, di = होगा Vm/L sin ओमेगा t और dt। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, di, ये Vm/L हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा sin ओमेगा t और dt। तो जब हम di का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा I, जबकि Vm/L और sin ओमेगा t का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -cos ओमेगा t/ओमेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I Vm/L ओमेगा। यहाँ पे अगर हम करंट और वोल्टेज में रिलेशन की बात करें तो करंट की इक्वेशन हमारी आ रही है cos ओमेगा t के टर्म में, जबकि हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है sin ओमेगा t के टर्म में। तो हमें दोनों को सेम उसमें करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस cos को sin में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम cos ओमेगा t का फॉर्मूला रख देंगे। तो cos ओमेगा t बराबर होता है sin 90 - थीटा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा Vm/L sin 90 - थीटा। जब ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा sin ओमेगा t -90 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा Vm/L ओमेगा होगा ये होगा हमारा मैक्सिमम करंट, I करंट, क्योंकि अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ेगा, sin ओमेगा t की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी। मतलब sin ओमेगा t -90 डिग्री = जब 1 होगा तो हमें यहाँ पे I मैक्सिमम करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमारा I मैक्सिमम हो जाएगा Vm/L ओमेगा t। तो यहाँ से हमारा
आई बराबर हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है। अब हम देखेंगे अपोजिशन ऑफ करंट। तो जैसे कि हमारा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई हमारा वी एम एल ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम एल ओमेगा निकालें तो ये हो जाएगा हमारा वी एम बाय आई एम। और जैसे कि अगर हम एल ओमेगा की बात करें तो एल ओमेगा बराबर होता है हमारा रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव लोड। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल ओमेगा की जगह एक्सएल पुट कर देंगे। तो ये जो ऑपोजिशन ऑफ करंट आएगा यहाँ पे, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वी एम बाय। इसके बाद हम लोग एसी तथा डीसी करंट को इंडक्टिव सर्किट में कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए अगर हमारे पास यहाँ पे डीसी सप्लाई है, तो जो डीसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई में हमारी ओमेगा की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे कि अगर हम एक्सएल की बात करें तो एक्सएल बराबर होता है हमारा एल ओमेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो एक्सएल बराबर हमारा होगा एल 0, मतलब एक्सएल बराबर हो जाएगा हमारा 0। मतलब कि जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होगा उसमें डीसी सप्लाई में जब करंट बहेगा तो ये उसका कुछ भी अपोज नहीं करेगा, मतलब इसमें करंट बहेगा। अगर हम सिंपल सी बात करें तो डीसी करंट के लिए हमारा इंडक्टिव सर्किट कोई भी अपोज नहीं करेगा, उसमें करंट को, डीसी करंट को बहने देगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर मानिए कि हमने एसी सप्लाई दी है, तो एसी सप्लाई में जो ओमेगा होता है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो एक्सएल भी हमारा क्या होगा, एल ओमेगा होगा। एल ओमेगा होगा मतलब एक्सएल की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होगी। तो अगर एक्सएल बराबर हमारा 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि जो इंडक्टिव सर्किट होगा वो उसमें बहने वाले एसी करंट के लिए रिकॉर्ड पैदा करेगा। मतलब इंडक्टिव सर्किट क्या करेगा, उसमें बहने वाले करंट का अपोज करेगा। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें बहने वाले करंट का अपोज करेगा। इसीलिए अक्सर हमने देखा है कि जैसा जो हमारा इंडक्शन मशीन होता है, इंडक्शन मोटर्स वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा, उसका इंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा करंट का अपोज करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें इंडक्टेंस के पैरेलल में हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे करंट और वोल्टेज की इक्वेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा करंट है, करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। मतलब जब हमारा वोल्टेज मैक्सिमम पे होगा तो उस कंडीशन में हमारा करंट बहना चालू होगा। तो अब जैसे कि मान के चलिए हम इसमें पावर को अगर देखें, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे पावर के लिए वेव डायग्राम बनाए तो पावर के लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे देखिए इस वाले पार्ट के लिए हमारा जो वोल्टेज है ये हमारा पॉजिटिव है, जबकि करंट हमारा क्या है, नेगेटिव है। हमारा P इज इक्वल टू होता है VI। जब हमारा वोल्टेज हमारा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो इस कंडीशन में मान के चलिए हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब इस कंडीशन में हमें पावर क्या मिलेगी, माइनस में होगी, मतलब ऐसे। और इसके जस्ट अपोजिट में जब हमारा यहाँ की अगर बात करें तो इस वाले पोर्शन में क्या है, हमारा करंट और वोल्टेज दोनों हमारा क्या है, पॉजिटिव में। तो प्लस प्लस हमारा प्लस होगा तो इस कंडीशन में हमें पावर हमें कुछ ऐसी मिलेगी प्लस में। यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा जो करंट है पॉजिटिव है जबकि वोल्टेज हमारा नेगेटिव है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें पावर यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी। और फिर यहाँ से फिर से हमारा यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, तो हमें पावर कुछ ऐसे मिलेगी। तो जो पावर होती है ये भी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव में होती है। तो ये हमारा वेव डायग्राम है करंट, वोल्टेज और हमारे पावर के लिए। इंडक्टिव लोड के लिए अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें करंट और वोल्टेज के बीच में, तो जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है, ये हमारा लीड करता है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि जब हमने ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वोल्टेज के लिए हमारा एंगल हमारा 0 हो गया, जबकि करंट के लिए हमारा -90 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज में अगर हम इसका एंगल यहाँ से अगर हम ओमेगा टी ले, अगर वोल्टेज के लिए हम ओमेगा टी लेंगे तो जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा,
वो इससे 90 डिग्री पीछे चलेगा। मतलब अगर हम इसे V माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। आप इस ग्राफ को ऐसे भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी ड्रॉ करते हैं और कहीं कहीं पे ये हमारा ऐसा भी रहता है I और यहाँ पे हमारा V रहेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जबकि जो वोल्टेज है हमारा आगे लीड कर रहा है। अब जैसे कि पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर होता हमारा cos फाई, PF इजिकल टू ये होता है cos फाई, और फाई यहाँ पे हमारा इंडिकेट करता है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस का। तो यहाँ पे हमारा जो फेज डिफरेंस होता है ये होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर होता है हमारा 0। तो जो इंडक्टिव लोड होता है इसका पावर फैक्टर हमारा 0 होता है। थैंक यू सो मच।